दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत एक सफेद धुंध की दीवार से हुई। बिल्कुल। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, संसद में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और क्रिकेट के मैदान पर भी माहौल गर्म है। हाँ, ये तीन दुनिया सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इनके बीच के अनकहे कनेक्शन को समझने की। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ जरूरी चीजें भी हैं। दिल्ली के मौसम पर डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट है, फिर दो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर सरकारी फैक्ट शीट और कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। अच्छा, और साथ में T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प जानकारी भी है। तो आज का मिशन सिर्फ खबरें बताना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिशन है उन खबरों के पीछे के पैटर्न को पकड़ना। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार का भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से क्या लेना देना है। हम्म। कैसे यूरोप और अमेरिका के साथ होने वाले खरबों के सौदे देश के अंदर ही एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहे हैं। और कैसे क्रिकेट का एक मैच सिर्फ खेल नहीं रह जाता। वो पूरी कूटनीति का मैदान बन जाता है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आज करोड़ों लोगों की सुबह शुरू हुई, घने कोहरे के बीच। डीडी न्यूज की रिपोर्ट बता रही थी कि विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मतलब कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। हाँ, और इसका सीधा मतलब है ट्रैफिक जैम, धीमी रफ्तार। और लोगों के लिए जबरदस्त परेशानी। और देखिए, ये सिर्फ सड़कों की कहानी नहीं है। इसका असर तो अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा पड़ता है। कैसे? अरे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स लागू करने पड़े। अच्छा। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी तो कहती रही कि उड़ानें सामान्य हैं, लेकिन असल में कई फ्लाइट्स में देरी हुई। और जब एक फ्लाइट लेट होती है तो सिर्फ यात्री परेशान नहीं होते, कार्गो लेट होता है, बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल होती हैं। सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। बिल्कुल। एक दिन के कोहरे का असर भी करोड़ों में हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये तो एक आर्थिक रुकावट भी है। सही कहा। और मौसम विभाग का तो कहना है कि ये अभी कुछ दिन और चलेगा। आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसका मतलब है कि सुबह के वक्त ऐसी ही धुंध छाई रहेगी। तापमान भी 9 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोहरा ना एक तरह से एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? एक ऐसी घरेलू चुनौती का जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अचानक आकर हमारी रफ्तार धीमी कर देती है। और ये बात इसलिए और दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ठीक इसी वक्त वैश्विक मंच पर भारत अपनी रफ्तार कई गुना तेज करने की कोशिश कर रहा है। वाह, क्या बढ़िया कनेक्शन है। मतलब दिल्ली में कोहरे की वजह से सब कुछ धीमा है, लेकिन लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गलियारों में भारत एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ना चाहता है। और इसी से जुड़े हैं वो दो बड़े व्यापार समझौते जिनकी आज हर तरफ चर्चा है। हाँ, एक पर जश्न मन रहा है तो दूसरे पर संसद में घमासान मचा है। यहीं पर चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। पहले उस डील की बात करते हैं जिस पर सरकार बेहद खुश है। यूरोपियन यूनियन वाली? हाँ, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए। वाणिज्य मंत्रालय की फैक्ट शीट में इसे मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स। जी। और इसके पीछे वजह भी है। आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी ईयू से जोड़ रहे हैं। इसके आंकड़े तो मैंने देखे थे, दिमाग घुमा देने वाले हैं। है ना? दोनों का मिलाकर बाजार 20 91.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। सोचिए जरा। और डील के तहत भारत के 99% से ज्यादा निर्यात को ईयू के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के पहुंच मिलेगी। ये तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए जैकपॉट लगने जैसा है। बिल्कुल। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जहां सबसे ज्यादा नौकरियां बनती हैं। जैसे? कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण। सोचिए, तिरुपुर के किसी छोटे कपड़ा निर्यातक के लिए यूरोप का दरवाजा अब पूरी तरह खुल जाएगा, जहां उसे पहले बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती थी। जिनके पास पहले से ड्यूटी फ्री एक्सेस था। एग्जैक्टली। ये एक झटके में पूरे खेल को बराबर कर सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मेरा मतलब अक्सर ऐसे सौदों में गैर टैरिफ बाधाएं होती हैं। सही सवाल है। जैसे यूरोप के वो कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या पर्यावरण से जुड़े नियम, ये हमारे छोटे निर्यातकों के लिए एक बड़ी दीवार बन जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और यही इस डील की असली परीक्षा होगी। फैक्ट शीट में इसका जिक्र तो है कि स्टैंडर्ड्स को लेकर आपसी समझ बनाने पर काम होगा, लेकिन असलियत तो लागू करने में पता चलेगी। बिल्कुल। इसमें एक और दिलचस्प बात आयुष प्रोफेशनल्स को लेकर है। अच्छा, वो क्या? इस समझौते से भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोगों के लिए यूरोप में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। ये तो काफी अनूठी पहल है। बहुत ही स्मार्ट।
और बदले में भारत क्या दे रहा है? मतलब ये कोई वन वे स्ट्रीट तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत भी ईयू के 97.5% निर्यात को कवर करते हुए अपनी 92.1% टैरिफ लाइंस पर धीरे धीरे छूट देगा। लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी से डेयरी और अनाज जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इस डील से बाहर रखा है, ताकि हमारे किसानों पर कोई सीधा असर न पड़े। सही पकड़े हैं। तो कुल मिला के ईयू डील एक सोची समझी संतुलित जीत की तरह दिख रही है। ठीक है, तो ये थी मदर ऑफ ऑल डील्स। अब उस डील पर आते हैं जिसे फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और जिस पर इतना बवाल मचा है कि संसद तक ठप हो गई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। विपक्ष इसे ट्रैप डील यानी एक जाल बता रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की जांच अब शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति करेगी। तो मतलब मामला गंभीर है। बहुत मोटे तौर पर डील ये है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यातों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। ठीक है। जिसके बदले में भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान आयात करेगा। एक मिनट, कितना? $500 बिलियन? जी हाँ। ये रकम इतनी बड़ी है कि पल्ले ही नहीं पड़ रही। इसे किसी चीज से तुलना करके बता सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, ये भारत के सालाना रक्षा बजट का लगभग 7 गुना है। 7 गुना? 7 गुना। तो विपक्ष का सवाल सीधा है, क्या हम इतनी बड़ी रकम का आखिर खरीद क्या रहे हैं? बिल्कुल। और क्या ये सौदा वाकई हमारे हित में है या हम किसी दबाव में आकर ये कर रहे हैं? द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी सवाल को लेकर निलंबित विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर यूएस इंडिया ट्रैप डील के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। और इस डील को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं है। हाँ। जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डील का मतलब ये है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा? हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक सवाल है। बिल्कुल। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भले ही कहा है कि भारत ऊर्जा आपूर्ति के लिए सारे विकल्प खुले रखेगा, लेकिन $500 बिलियन की डील के बाद ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। सही बात। और दूसरा बड़ा डर कृषि क्षेत्र को लेकर है कि क्या भारत अपने करोड़ों किसानों के हितों को दांव पर लगाकर अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए दरवाजे खोल देगा? इन सवालों का जवाब ही तय करेगा कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स है या फादर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। संसद में तो घमासान मचा हुआ है, लेकिन एक और मैदान है जहां भारत को कूटनीति की पिच पर एक बहुत मुश्किल पारी खेलनी पड़ी, और वो है क्रिकेट का मैदान। चलिए अब T20 वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आज यानी 9 फरवरी को वर्ल्ड कप में 3 मैच हुए। अच्छा। स्कॉटलैंड और इटली कोलकाता में भिड़े, जिम्बाब्वे का मुकाबला कोलंबो में ओमान से हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत की। जिम्बाब्वे और ओमान वाले मैच का नतीजा भी आ गया है शायद। हाँ, आ गया है। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। ओमान की टीम सिर्फ 103 रन ही बना पाई थी। जी। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी की, सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। हाँ, और जिम्बाब्वे ने 14वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि उनके लिए एक चिंता की बात यह है कि उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक ब्रेंडन टेलर चोटिल होकर रिटायर हर्ट हो गए। ओह, कल भी एक अहम मैच है दिल्ली में नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप की असली कहानी इन मैचों के स्कोर कार्ड में नहीं है। तो कहाँ है? वो है पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति में, खासकर भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबर मैदान के बाहर से आई है। क्या? एक बड़े यू टर्न में पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने के लिए हरी झंडी दे दी है। जबकि कुछ ही दिन पहले तक तो वो इस मैच का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे थे। एग्जैक्टली। और इस बहिष्कार की धमकी के पीछे वजह क्या थी? ये सिर्फ क्रिकेट था या कुछ और? ये 100% क्रिकेट से ज्यादा कूटनीति का मामला था। अच्छा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती और एकजुटता दिखा रहा था। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ मैच न खेलने की धमकी दे दी, एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया? यहाँ पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ। आईसीसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कई दौर की बातचीत चली। आखिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि यह फैसला मित्र देशों, हाँ, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई के
अनुरोध पर लिया गया है। इसका मतलब है कि इन देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाए और वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा न किया जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या आईसीसी ने बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई की? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। क्यों? आईसीसी ने भी नरमी दिखाते हुए बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया। ये दिखाता है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था भी इन क्षेत्रीय समीकरणों को समझती है। और टकराव के बजाय सुलह का रास्ता अपनाना चाहती है। बिल्कुल, ये खेल, राजनीति और कूटनीति का एक क्लासिक केस स्टडी है। तो आज की हमारी चर्चा एक पूरी तस्वीर पेश करती है। दिल्ली के कोहरे से शुरू होकर, जो हमारी रोजमर्रा की अनियंत्रित चुनौतियों का प्रतीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊंचे दाव वाले खेल तक पहुंचे। जहां एक तरफ यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स है, जो आर्थिक विकास की जबरदस्त संभावनाएं दिखा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील्स है, जो अपने साथ गहरे राजनीतिक सवाल और विवाद लेकर आई है। ये दिखाता है कि वैश्विक मंच पर हर अवसर एक चुनौती के साथ आता है। और फिर इन सब के बीच एक क्रिकेट का जुनून। एक ऐसा खेल जो सरहदों के पार लोगों को जोड़ता भी है। लेकिन जैसा हमने देखा, वो देशों के बीच तनाव और कूटनीतिक दांव-पेंच का अखाड़ा भी बन सकता है। कोहरा, व्यापार और क्रिकेट तीनों मिलकर हमें ये बताते हैं कि आज का भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। घरेलू मुश्किलों से भी, वैश्विक अवसरों और दबावों से भी। और अपनी सांस्कृतिक ताकत के सही इस्तेमाल की चुनौती से भी। सही कहा। और ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पे हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। जब वैश्विक मंच पर आर्थिक लाभ, राजनीतिक सिद्धांत और राष्ट्रीय गौरव इस तरह आपस में उलझ जाते हैं, तो एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं असल में कैसे तय होती हैं? क्या हर फैसला सिर्फ नफे नुकसान को देखकर लिया जाता है? या फिर कुछ सिद्धांत और रिश्ते ऐसे भी हैं जो किसी भी डील से बड़े होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।